क्या भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्या चीन से सतर्क रहने की ज़रूरत वाली आशंकाएं फिर से प्रबल हो गई हैं? पहले खबर बताते हैं, फिर जवाब पर आएंगे। पेम वॉन्गजॉम थांगडॉक अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई और ब्रिटेन में फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। पेम 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर 3 घंटे का उनका ट्रांजिट था। वहां पहुंचने पर इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया। कारण, उनके पासपोर्ट पर जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। ट्रांजिट के नाम पर शुरू हुआ मामला हैरेसमेंट में बदल गया। इस विवाद पर चीन अपनी सफाई में भोला बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं पेम ने क्या बताया कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनसे 18 घंटे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। पेम का दावा है कि उन्हें न तो सही जानकारी दी गई, न पर्याप्त खाना और न ही एयरपोर्ट की सामान्य सुविधाएं। आखिरकार उन्होंने शंघाई में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। 1 घंटे के अंदर 6 भारतीय अधिकारी पहुंचे, उनकी मदद की। उन्होंने चीनी अधिकारियों से जापान जाने की इजाज़त मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मना कर दिया गया। पेम ने मजबूरी में भारत की फ़्लाइट बुक की जो थाईलैंड से ट्रांजिट थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभी वो थाईलैंड में ही रुकी हैं। पेम ने विदेश मंत्रालय को ईमेल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड बताना भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। भारतीय विदेश मंत्रालय का भी जवाब आया। मंत्रालय ने 25 नवंबर को चीनी दूतावास को समन भेजा और कड़ा विरोध दर्ज कराया। एमईए ने कहा कि यह भारतीय नागरिक की गरिमा का अपमान है, चीन को स्पष्टीकरण देना होगा। जवाब चीन की ओर से भी आया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पेम को हिरासत में रखे जाने या परेशान किए जाने के दावों को नकार दिया। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग बोली, हमने कभी भारत द्वारा गैर कानूनी तरीके से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। चेकिंग बहुत सभ्य तरीके से नियमों के मुताबिक की गई। ये घटना ऐसे वक्त में आई है जब भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे थे। पिछले महीने 5 साल बाद दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हुई। भारत ने चीनी पर्यटकों के लिए वीज़ा पाबंदी हटाई थी। अगस्त में एससीओ समिट में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों ने कहा था कि बॉर्डर विवाद पूरे रिश्तों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पेम का केस सिविलियन स्तर पर तनाव बढ़ाएगा? क्या ये दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कवायद को फिर से ठंडे बस्ते में डाल सकता है? दोनों देशों के नेता वर्षों से एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस प्रकार के जब विवाद उठते हैं तो ऐसा संकेत उभरता है कि डी एस्केलेशन जो है भारत चीन के संबंधों का सीमा विवाद को लेकर, वो अभी अधूरा है। सीमा वार्ताओं पर भी इसका असर पड़ता है। डब्ल्यूएमसीसी और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स पहले से ही बहुत धीमे चल रहे हैं और ऐसे में चीन का ये वीजा कदम भारत को संकेत देता है कि सीमा वार्ता में प्रगति के बिना सामान्यीकरण इन दोनों देशों के बीच में संभव नहीं है। अगर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बारे में बात करें तो हालांकि व्यापार चल रहा है दोनों देशों के बीच में, फिर भी जो निवेश की संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है ऐसे किसी भी प्रकरण से। और अगर टेक कंपनियों, फोन्स, एप्स, इनसे रिलेटेड जो कंपनी है, इनमें अगर भारत की जांच देखी जाए तो भारत की ओर से भी जांच कड़ी हो जाती है। चीन नॉन टैरिफ बैरियर्स के माध्यम से भारत की कंपनियों को धीरे धीरे नियंत्रित करता है। तो दोनों तरफ से इस तरीके की घटना का कोई ना कोई इम्पैक्ट आर्थिक वाणिज्यिक संबंधों पर भी छाया डालता है। अगर सामरिक साझेदारी की बात करें तो विवाद भारत को क्वाड, ऑकस, ईयू इन सब की आउटरीच की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और संकेत इस प्रकार का मिलता है कि चीन के साथ नॉर्मलसी कोई निकट भविष्य में संभव है ही नहीं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। छात्रों को, खिलाड़ियों को, शिक्षाविदों को अगर उनको आवाजाही में बाध्यता महसूस हो रही है तो लंबे समय के लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचता है और लोगों के बीच का कांटेक्ट प्रभावित होता है। अगली सुर्खी बिहार से है, जहां नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। फैसलों में रोजगार और उद्योग लगाने के चुनावी वादों की झलक दिखी। मीटिंग के 5 बड़े फैसले आपको बताते हैं। अगले 5 साल यानी 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना करने का फैसला लिया गया।
25 नई चीनी मिल्स लगाने और पहले से बंद पड़ी 9 मिल्स को शुरू करने की योजना। बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी, जिसमें विधायक शपथ लेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा की जाएगी। 1970 के बाद बिहार के इतिहास में पहली बार है, ये पहली दफा है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास नहीं रखा। नीतीश सरकार की नई नवेली सरकार में गृह मंत्रालय भाजपा के पास गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। गृह मंत्रालय का पद बीजेपी के पास जाते ही उनके नीतियों की झलक फैसलों में दिखी। महिलाओं से दुर्व्यवहार रोकने के लिए एंटी रोमियो दस्ते बनेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात हो रही है। साथ ही माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की बात भी फैसले में है। नीतीश कैबिनेट के इन फैसलों के मायने क्या हैं? क्या आने वाले दिनों में कैबिनेट के कामकाज में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा दिखेगा? सुनते हैं साथी पत्रकार से। नीतीश कुमार की इस नई सरकार ने जो पहला कैबिनेट का फैसला आज लिया है, उसका मतलब ये लग रहा है कि सरकार उद्योग, रोजगार और शहरी विकास को लेकर क्या उसके पास ब्लूप्रिंट है, उसको लोगों के सामने रख रही है। नजरिया साफ है कि अगले 5 साल में बिहार को कैसे विकसित किया जा सके, क्योंकि पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि रोजगार के मसले पर, उद्योग के मसले पर काफी बातचीत हो रही थी। लोग काफी सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारा विकास तो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उद्योग और रोजगार के मसले पर काम नहीं हुआ है। तो अगले 5 साल में लगता है कि सरकार का एजेंडा रहेगा कि इन सारे मसलों पर काम किया जाए, क्योंकि आज जो फैसले हुए उसमें ये कहा गया कि 6 महीने में ये समितियां जो बन रही है वो रिपोर्ट देगी और उसके बाद अगले 5 साल तक काम होगा। तो ये इस कैबिनेट का एजेंडा लगता है। और ये संयोग है कि जिन विभागों के फैसले हुए सभी बीजेपी के मंत्रियों के विभाग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के फैसले के हिसाब से हम ये राय बना लें कि बीजेपी का ही इस विकास के कार्य में दबदबा रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का भी नजरिया इस तरह का रहता है। और इस कैबिनेट के फैसले में भी मुझे लगता है कि जरूर नीतीश कुमार का कुछ न कुछ उसमें स्टेक रहा होगा, उनकी राय रही होगी, उनकी सहमति रही होगी। बिना उनकी सहमति के ये फैसले नहीं हुए होंगे। अगली सुर्खी, प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 673 दिनों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उससे पहले दोनों मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती करने गए। प्रधानमंत्री बोले कि आज सदियों के घाव भर गए हैं, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। लेकिन इस समारोह में वहां से सपा सांसद अवधेश प्रसाद नहीं पहुंच सके। उन्होंने ध्वजारोहण समारोह में न्योता न मिलने का दावा किया। निमंत्रण न मिलने की उन्होंने आलोचना की, इसे छोटी मानसिकता का परिचय बताया। एक्स पर लिखा कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है, तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। अयोध्या से चलते हैं अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 25 नवंबर तक कार्यक्रम चला। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किताब का विमोचन किया और सिक्का भी जारी किया। पीएम बोले कि हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं, यही मंत्र गुरुओं ने दिया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। जाते जाते जरूरी सूचना कि सौरभ द्विवेदी और गिरिजा ओक गोडबोले के पॉडकास्ट घर जैसी बातें का 5वां एपिसोड आ गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।